हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जाना। ठीक है, आज हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज है। एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये भी आपको पता होना। और देखते हैं कि और क्या फैक्ट हैं अफ्रीका के बारे में इंटरेस्टिंग। तो अफ्रीका के अंदर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हैं क्या? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो अर्थ के ऊपर ड्रॉ की गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं अलग अलग लाइंस के। ठीक है, तो तीन काफी फेमस लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों की तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती हैं और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों की तीनों लाइन ये पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन ऊपर से यहां से आती है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जैसे अर्थ पे खींची गई इमेजिनरी लाइन है ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही ये अर्थ पे खींची गई वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। बाकी का कंसेप्ट हम ज्योग्राफी के लेक्चर में समझेंगे ये क्या है। अभी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये समझो कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वो प्लेस है गल्फ ऑफ गुनिया। ये है गल्फ ऑफ गुनिया। सो गल्फ ऑफ गुनिया में प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। देन ये है नील रिवर, यहां से इसकी दो ब्रांच है, ब्लू नील एंड व्हाइट नील दोनों कंबाइन हो जाती है और फिर नील रिवर बनाती है। नील रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछ ली जाए वर्ल्ड की तो वो है नील रिवर। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, देन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? ये वाले पोर्शन को, अफ्रीका के इस वाले पोर्शन को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि इसका साइज जो इसका दिखने में फीचर जो है ये हॉर्न की तरह है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आती हैं जिनको हम सीड के नाम से याद रख सकते हैं, SEED, सीड के नाम से। ठीक है, कौन कौन सी? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबोती। ये नाम डी से होता है लेकिन ये इसको बोलते हैं जिबोती। तो सीड के नाम से आप 4 कंट्री ध्यान रखना, इसको कॉमनली बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 कंट्रीज हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबोती एंड सोमालिया। और देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। मेटल, ये मेटल क्या है? ये ऊपर आप देख रहे होगे मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री टच करती है? तो वो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया एंड इजिप्ट। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है मेटल, याद रखने के लिए कि कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी को टच करती है, तो आ जाएगा मेटल। यहां है केप वर्डे आइलैंड, ये है केप वर्डे आइलैंड। ये केप वर्डे आइलैंड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने टाइम पे जब यूरोप के अंदर पुर्तगाल और स्पेन 2 बड़ी पावर होती थी, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे वर्ल्ड में 2 बड़ी पावर्स के नाम लिए जाएं तो चाइना और यूएसए है। ठीक है, ऐसे ही पुराने टाइम में वर्ल्ड में यूरोप में 2 बड़ी पावर्स होती थी, पुर्तगाल एंड स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन में एक ट्रीटी हुई थी 1494 में। ठीक है, तो उस ट्रीटी में उन्होंने क्या डिवाइड किया था कि जो ये केप वर्डे आइलैंड है, इससे उस तरफ का जितना भी वर्ल्ड है उस वर्ल्ड पे नेविगेशन करने का राइट सिर्फ स्पेन के पास होगा, और केप वर्डे आइलैंड से इस तरफ का जो वर्ल्ड है वहां पे नेविगेशन का राइट पुर्तगाल का होगा। और तो इसी राइट को यूज करते हुए वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आया था, यहां से घूम के ऐसे। ठीक है, तो ये केप वर्डे आइलैंड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपको कुछ यहां पे मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला, इसको बोलते हैं गोल्ड कोस्ट। तो यहां से गोल्ड जो है वो सप्लाई किया जाता था पुराने टाइम में अफ्रीका में। ठीक है, और ये है स्लेव कोस्ट, स्लेव कोस्ट। और स्लेव कोस्ट से क्या था? स्लेव का ट्रेड किया जाता था। कहां पे लेके जाते थे स्लेव जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट पे लेके जाए जाते थे पुराने टाइम पे। तो स्लेव कोस्ट के नाम से ये कोस्ट फेमस है। ये दोनों अफ्रीका के कोस्ट हैं, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट।
स्लेव ट्रेड होता था, यूरोपियन कंट्रीज स्लेव ट्रेड में इंगेज थी पुराने टाइम पे, तो उस टाइम पे वो लोग यहाँ से स्लेव लेके जाती थी और अमेरिका में ले जाके उन लोगों से काम करवाती थी। जो अमेरिका में आज के टाइम के ब्लैक पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं के डिसेंडेंट हैं जो ब्लैक पर्सन यहाँ से स्लेव बना के लेके गए थे। ठीक है, तो जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स को लेके इशू चलता रहता है, तो अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक को लेके इशू चलता रहता है। तो जो व्हाइट मानते हैं कि ब्लैक जो है यहाँ के ओरिजिनल इनहिबिटेंट नहीं है, और व्हाइट अपने आप को ये मानते हैं कि हम यहाँ के ओरिजिनल इनहिबिटेंट है। ठीक है, तो वो व्हाइट और ब्लैक के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो वो यहाँ से उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जिम्बाब्वे, और ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पे है विक्टोरिया फॉल, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, विक्टोरिया फॉल जो है कौन सी रिवर पे है? क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन सी रिवर के ऊपर विक्टोरिया फॉल है? विक्टोरिया फॉल का नाम काफी फेमस है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल जो है वो हो गया ये यहाँ पे लगभग किसकी बॉर्डर पे? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर के ऊपर है विक्टोरिया फॉल। देन ये सारा का सारा रीजन है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। देन उसके बाद ये वाला रीजन जो है ग्रीन रीजन जो है ये सेमी डेजर्ट रीजन है। सेमी डेजर्ट रीजन को बोलते हैं साहिल। तो साहिल और सहारा दो टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। सहारा लार्जेस्ट डेजर्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और साहिल जो है वो सेमी डेजर्ट रीजन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। एक बेल्ट है जो वेस्ट से ईस्ट तक पूरी फैली हुई है, सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये है रेड सी, ये सारा रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। पहले क्या होता था कि इसके ऊपर यूरोप है सारा का सारा। यूरोप में ट्रेड करने के लिए यहां से ऐसे घूम के आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका को घूम के आना पड़ता था अगर एशिया आना होता था तो। ठीक है, लेकिन 1972 में स्वेज कैनाल यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाई गई, ये एरिया से आर्टिफिशियल स्वेज कैनाल बनाई गई। ठीक है, तो स्वेज कैनाल यहाँ पे है, और ये कौन सी कंट्री में है? ये इजिप्ट के अंदर पड़ती है पूरी की पूरी। स्वेज कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से, जिससे क्या होता है कि एशिया से यूरोप जाने का रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह है जिब्राल्टर स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, इधर मेडिटेरेनियन सी और इधर अटलांटिक सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर एक जगह का नाम है, और जिब्राल्टर जो है वो किसकी टेरिटरी है? जिब्राल्टर यूके की टेरिटरी है। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो आंसर होता है नॉर्मली इधर मोरक्को है और इधर ये ऊपर जो है यूरोपियन कंट्री है स्पेन। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो टिप है, ये टिप एक जगह है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर, और ये जिब्राल्टर पे कब्जा है यूके का, यूनाइटेड किंगडम की, ये ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, ऐसे ही हम साउथ अमेरिका का एक मैप देखा था, तब देखा था वहां पे कि वहां पे फोकलैंड आइलैंड है साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे, जो यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, सो सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है उस पे कब्जा जो है वो यूके का है, वो यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है। देन उसके बाद एक टर्म हम पढ़ेंगे अफ्रीका से रिलेटेड, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या था कि ये अफ्रीका में एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था। अरब स्प्रिंग वाज ए प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट इन अफ्रीका। हुआ क्या था, यहाँ पे आपको एक छोटी सी कंट्री दिख रही होगी अफ्रीका, ये है ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया का अरब स्प्रिंग से काफी गहरा कनेक्शन है। एक पर्सन थे मोहम्मद बुआजीजी। ये मोहम्मद बुआजीजी एक नॉर्मल वेजिटेबल वेंडर था जो सब्जियां बेच के अपना गुजारा करता था ट्यूनीशिया के अंदर, लेकिन वहां के जो करप्ट ऑफिशियल थे वो उससे बार बार ब्राइबरी की डिमांड करते थे। तो ब्राइबरी की डिमांड से तंग आके उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, एक दिन अपने अंदर आग लगा ली। इससे पूरे के पूरे ट्यूनीशिया में एक मूवमेंट छिड़ गया, क्योंकि ट्यूनीशिया में मोनार्की थी, मोनार्की मतलब किंग और क्वीन का रूल था। तो ये एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए एक पूरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट होके बाकी के नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में भी फैल गया था, और बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत मास रिवॉल्यूशन था ये, जिसको अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी स्टार्टिंग हुई थी ट्यूनीशिया से, लेकिन इसका एंड रिजल्ट भी यही रहा। सिर्फ ट्यूनीशिया ही ऐसी कंट्री थी जहां पे डेमोक्रेसी स्थापित हो पाई, बाकी कंट्री में सेम वही मोनार्की रही। ठीक है, देन सेनाई पेनिनसुला। सेनाई पेनिनसुला कहाँ है? ये इसको बोलते हैं सेनाई पेनिनसुला, ये वाला पोर्शन। ये सेनाई पेनिनसुला जो है ये भी इजिप्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये हम लोगों ने जाना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारी वर्ल्ड सीरीज कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट उसमें हम जानेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। थैंक यू।